तो आज अपन देखने वाले हैं डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस को कैसे क्या क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर अपन कोडिंग करने वाले पाइस्पार्क या फिर स्पार्क सीक्वल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा डेटाब्रिक्स। ठीक है, ये अज़ोर डेटाब्रिक्स यहाँ पे आप क्लिक कर लो। एंड फिलहाल के लिए कोई डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लो। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दे रही है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा पे एज़ यू गो। आपके केस में अगर फ्री ट्रायल हो तो फ्री ट्रायल सेलेक्ट कर लेना। एंड रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो अभी मैंने रिसोर्स ग्रुप कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक नया रिसोर्स ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। एंड वर्कस्पेस का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे वर्कस्पेस का नाम दे देता हूँ ADB डेव वर्कस्पेस। ठीक है, एंड रीज़न मैं साउथ इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये मेरी नियरेस्ट रीज़न है। आप चाहो तो जो भी आपके नियरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके नियर हो। ठीक है, प्राइसिंग टियर मैं यहाँ पे प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके एंड मैनेज रिसोर्स ग्रुप का भी नाम दे दूँगा। अदरवाइज़ ये खुद से एक रिसोर्स ग्रुप मैनेज रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा, उसका नाम वो खुद से ही दे देगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मैं अपना खुद का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं दे दूँगा ADB डेव MRG मैनेज रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो दो, अदरवाइज़ ये खुद से नाम डिसाइड कर लेगा। ठीक है, कुछ अटपटा सा नाम डिसाइड कर लेगा, पर मैं एक फैंसी सा नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। एंड इसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो। नेटवर्किंग में क्या है, मैं इसको एज इज़ रहने दूंगा। इनक्रिप्शन अभी मेरे को कुछ नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा टैक्स को भी अभी इग्नोर मारता हूँ एंड डायरेक्टली रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे लिए एक डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस क्रिएट करेगी। ठीक है, अभी तो ये वैलिडेशन करेगी, देखो वैलिडेशन हो गई। अब फाइनली मैं इस पर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये स्लाइड हो रही है, सबमिटिंग हो रही है और डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। तो ये डिप्लॉयमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गो टू रिसोर्स पे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारी डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस है। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू पे आप देख सकते हो स्टेटस अभी एक्टिव है, रिसोर्स ग्रुप का नाम दिख रहा है मेरे को, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन भी, सब्सक्रिप्शन ID एंड ऑल एवरीथिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोडिंग करनी है, ठीक है, आपको क्वेरी लिखनी है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी होम पे पहले जाता हूँ। ठीक है, आप होम पे आओगे, होम पे आने के बाद आप जो भी वर्कस्पेस आपने क्रिएट किया है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये वर्कस्पेस मैंने क्रिएट किया था ADB डेव WS वर्कस्पेस। अब यहाँ पे आने के बाद आपको लॉन्च वर्कस्पेस करनी है। ठीक है, तो आप लॉन्च वर्कस्पेस पे क्लिक करोगे तो ये अगेन आपको दूसरी पेज पे रीडायरेक्ट कर लेगी। एंड देन यहाँ से अगर आपको साइन इन पूछ रही है तो आप साइन इन कर लेना, ऑटो फेच ये कर लेगी। ठीक है, एंड ये रही आपकी UI, ये आपकी डेटाब्रिक्स की UI है। ठीक है ये अज़ोर डेटाब्रिक्स है, तो अज़ोर डेटाब्रिक्स की ये रही आपकी UI। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपने प्रोफाइल दिख जाएगी। सेटिंग्स में आप सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके वर्कस्पेस का नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, ADB डेव वर्कस्पेस। ठीक है, एंड देन जो भी रिसेंट में आपने फाइल वगैरह ओपन किया है तो वहाँ पे ये शो हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने कोई भी फाइल क्रिएट ही नहीं किया, तो इसलिए रिसेंट में बिल्कुल नल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फेवरेट में भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, एक भी फाइल हमने क्रिएट नहीं किया है, तो कुछ दिखने वाला है नहीं। तो यहाँ से आप नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नई नोटबुक बना सकते हो, जॉब बना कर सकते हो। मोर में पे अगर आप क्लिक करोगे तो गिट फोल्डर, क्लस्टर वगैरह ये सब आप कर सकते हो यहाँ से। एंड वर्कस्पेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि रेपो वगैरह। अगर आप गिट आप इसके साथ कॉन्फ़िगर करते हो तो आप यहाँ से पुश कर सकते हो, पुश एंड पुल कर सकते हो यहाँ से भी। वर्कस्पेस के अंदर आपके यूज़र दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज़र है, यूज़र के अंदर अभी तो मेरा नाम दिखेगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल यूज़र्स हो, ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स अगर काम कर रहे इसी वर्कस्पेस के, इस वर्कस्पेस के ऊपर, जैसे कि कंपनी में काम होती है तो एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, राइट। एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, तो यूज़र्स में उन सब के यहाँ पे फोल्डर दिख जाएंगे। जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय होंगे उतने नंबर ऑफ़ फोल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक ही है। इस फोल्डर के अंदर आप चाहो तो नोटबुक वगैरह क्रिएट कर सकते हो, या तो आप चाहे कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, बट आइडियल वे यही होता है कि आप फोल्डर के अंदर अपने फोल्डर के अंदर क्रिएट करो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं सिंगल यूज़र हूँ
बट इन फ्यूचर मल्टीपल यूजर्स अगर आ जाएंगे तो सबको अपने फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करनी चाहिए फाइल्स वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा, या तो राइट क्लिक कर लो या फिर यहाँ पे राइट में जो है ना क्रिएट बटन, यहाँ पे भी आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड ये बोल रहा है ओपन इन न्यू टैब, मेरे को न्यू टैब में ओपन नहीं करना, मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है, मुझे एक नोटबुक क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद ये इंपोर्ट वगैरह ये सब बाद में मैं डिस्कस करूँगा। जब भी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर तो आप इस वे से आप इंपोर्ट कर सकते हो, इस फोल्डर में आके वो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट, अगर आपने फाइल वगैरह यहाँ पे लिख लिए, बना लिए, उसको आप चाहते हो एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, डीबीसी मतलब ये आपकी डेटाब्रिक्स के फॉर्मेट में होगी, या फिर HTML में चाहते हो, सोर्स फाइल में किस तरीके से आप चाहते हो। कोई भी पाथ अगर URL कॉपी करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अपन देखेंगे कैसे क्या नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। इसी नोटबुक में अपन पाईस्पार्क की कोडिंग करेंगे या फिर स्पार्क SQL की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। आप नोटबुक का नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूँगा हेलो वर्ल्ड, जो कि स्टार्टिंग होती है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे मैं पाईस्पार्क की कोडिंग करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं पाइथन में आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर हेलो विश्वा, ठीक है। एंड इसको मैं एक्सिक्यूट करूँगा। एक्सिक्यूट करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है, या कंट्रोल एंटर आप प्रेस करो। अगर आप मैक में हो तो कमांड एंटर प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए मैं कंट्रोल मतलब प्रेस कर रहा हूँ इसको। तो ये बोल रहा है देखो नो कंप्यूट रिसोर्स अवेलेबल, कोई कंप्यूट रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई क्लस्टर नहीं है, क्लस्टर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करने के बाद आपको क्लस्टर को अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रन कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे रन नहीं कर सकते हो। तो ये बोल रहा है गो टू कंप्यूट, कंप्यूट के पास आप जा सकते हो। बट अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है रन ऑल। मान लो आपने बहुत सारे कमांड लिख रखा है, एक तो मैंने प्रिंट हेलो विश्वा लिख लिया, ठीक है। सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड लेट्स से मेरे पास 2 सेल है, एक सेल में मैंने लिखा हेलो विश्वा और मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से वेलकम टू विदिव अकेडमी, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 सेल है, मतलब मान के चलो 2 लाइन ऑफ कोड है। अगर मेरे को इसको एक साथ में रन करनी है तो मैं रन ऑल पे क्लिक कर लूँगा। बट स्टिल ये मेरे से क्लस्टर के बारे में पूछेगा। यहाँ पे देखो ये कनेक्ट बटन जो है ना, इस कनेक्ट बटन में यहाँ पे देख रहा है कि नो कंप्यूट रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास कोई क्लस्टर हमने अभी तक बनाया नहीं है। तो ये बोल रहा है गो टू कंप्यूट, चलो कंप्यूट के पास जाते हैं। देखो कंप्यूट यही है। मैं अगर प्रीवियस वाले टैब में आऊँ तो वर्कस्पेस मैंने आपको समझा दिया। रिसेंट में वो दिखेगा जो भी फाइल पे अभी आपने रिसेंटली काम किया। तो मैंने ये फाइल पे रिसेंटली काम किया तो इसलिए ये फाइल शो हो रहा है। इस तरीके से नंबर ऑफ़ फाइल्स बढ़ते जाएंगे जिस भी फाइल पे आप काम करोगे, ठीक है। ये कैटलॉग में ये देखो हाई मेटा स्टोरेज, जो भी अपन गोइंग फॉरवर्ड जब अपन टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, इंटरनल टेबल, एक्सटर्नल टेबल, यहाँ पे आपको हाई मेटा स्टोर के अंदर दिख जाएगी। यहाँ पे विद इन डेटाबेस अपन टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डेटा सेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई मीन कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ टेबल इंटरनल क्रिएट होगी, कुछ टेबल एक्सटर्नल क्रिएट होगी। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कैटलॉग के अंदर, ठीक है। देन वर्क फ्लो में अगर मैं जाऊँगा तो वर्क फ्लो में आप जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ETL टूल जो होती है ना, जैसे कि आपकी ADF हो गई, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, आप यहाँ पे भी आप जॉब्स वगैरह, डेटा पाइपलाइन वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं अपन कंप्यूट की। इसी कंप्यूट में अपन क्लस्टर वगैरह क्रिएट करेंगे। तो देखो पहली है ऑल पर्पस कंप्यूट, सेकेंड है जॉब कंप्यूट, ठीक है। ये 2 टाइप की क्लस्टर है हमारे पास। तो ये जॉब कंप्यूट जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ये मैनुअल क्रिएशन नहीं है। ऑल पर्पस कंप्यूट जो है ये मैनुअल क्रिएशन है, अपन यहाँ से क्रिएट करेंगे। सॉरी मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बटन है क्रिएट कंप्यूट, ठीक है ना, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिख दिया है कि विदिव अकेडमीज क्लस्टर, ठीक है। अपन क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे दूँगा लेट्स से सिंगल यूज़र डेव, ठीक है, एंड C1 क्लस्टर 1, ठीक है। मैंने ये नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र में इसलिए दिया क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे सिंगल नोड का क्लस्टर मेरे को बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मल्टी नोड का क्लस्टर बनाऊंगा ये मेरे को ज़्यादा प्राइसिंग लगेगा। प्राइसिंग कहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो ये DBU स्टैंड्स फॉर डेटाब्रिक्स यूनिट पर आवर, ठीक है। जैसे कि आप दूध लेने के लिए जाते हो तो आप लीटर में परचेस करते हो, आलू लेने के लिए जाते हो तो आप केजी में परचेस करते हो, वो मेजरमेंट होती है ना। तो सिमिलरली डेटाब्रिक्स की जो प्राइसिंग जो है ना वो कैलकुलेट होती है DBU से। DBU मतलब डेटाब्रिक्स यूनिट। तो अगर मैं मल्टी नोड सेलेक्ट किया हूँ तो देखो इसकी प्राइसिंग है 6 to 18 DBU पर आवर।
अगर मैं सिंगल नोड सेलेक्ट करूँगा तो ये घट के हो गई 2 DBU पर आवर, देख रहे हो। तो बहुत मतलब अगर आप सिंगल आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने लिए बस यूज़ कर रहे हो, तो आप सिंगल नोड ही यूज़ करो, मल्टी नोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मल्टी नोड मतलब आप शेयर करना चाहते हो अदर यूज़र्स के साथ भी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं सिंगल नोड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ही अभी डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बताने वाला आपको। यहाँ पे आप एक्सेस मोड सिंगल यूज़र कर सकते हो या फिर नो आइसोलेशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सिंगल यूज़र रहने दूंगा वीडियो एकेडमी के लिए, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी परफॉर्मेंस आपको अगर सेलेक्ट करनी है, डेटाबेस रन टाइम वर्जन आप कौन से सेलेक्ट करना चाहते हो। आप चाहे तो लेटेस्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट मैं एक LTS वाला सेलेक्ट करूँगा, ये मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट होती है, ठीक है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप भी LTS वाला ही सेलेक्ट कर लेना, कोई भी LTS सेलेक्ट कर लो, बट कोशिश करना कि थोड़ा लेटेस्ट भी होना चाहिए। तो लेटेस्ट के लिए मैं अगर देखूँगा तो 16 लेटेस्ट है, बट वो LTS नहीं है, बट हाँ 15.4 LTS है, तो मैं LTS को सेलेक्ट करूँगा। एंड हाँ फोटोन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो अगेन इसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। तो देखो अभी 2 DBU पर यूनिट्स है, ठीक है, इसको मैं और रिड्यूस करूँगा। जब मैं मल्टी नोड सेलेक्ट किया था तो तकरीबन ये हमारी थी हाँ 6 to 18 DBU पर आवर, ठीक है। अगर मैं सिंगल नोट किया तो 2 DBU हो गया। अब मैं फोटोन को भी डिजेबल कर दूंगा तो ये और घट के देखो 1 DBU पर आवर हो गया। ये कितना पैसा बचा रहा है मेरे को। देखो फोटोन बेसिकली ये सीक्वल, जो भी आपकी सीक्वल की स्क्रिप्ट होती है ना, वो देखो फोटोन एक्सेलरेट्स मॉडर्न अपाचे स्पार्क वर्कलोड रिड्यूसिंग योर टोटल कॉस्ट पर वर्कलोड, ठीक है। तो फोटोन को भी मैं डिजेबल कर दूंगा। एंड यहाँ पे नोट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो फिलहाल के लिए ये सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट D4DS V5, जिसमें कि आपको 16 GB की मेमोरी मिलेगी एंड 4 कोर्स मिलेगी, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करेगा, अगर मैं 32 GB का अगर सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर अगेन मेरी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो देखो इसकी प्राइसिंग बढ़ गई 2 DBU पर आवर हो गई, ठीक है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेटा है, अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी मेरा जो भी डेटा है वो एक्सिक्यूट हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट की, आपकी रिक्वायरमेंट किस टाइप की है। तो मेरे पास ज़्यादा अभी डेटा है नहीं बड़ा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि यार मेरी जॉब बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूट हो जाए। लेट हो तो चलेगा क्योंकि मेरे को प्राइस भी देखनी है। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करोगे तो देखो 12 DBU पर आवर आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं स्टैंडर्ड D4 ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ 1 DBU पर आवर पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद हाँ टर्मिनेशन, अगर मान लो आपने ये क्लस्टर एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, तो अगर आप यूज़ नहीं करते हो, मान लो आपने इसको एक्टिवेट करके आप चले गए चाय पीने के लिए चले गए या फिर मार्केट चले गए, कहीं भी चले गए, आप इसको ओपन करके चले गए, तो ये 120 मिनट के बाद डीएक्टिवेट होगा। तब तक ये आपका पैसा खा जाएगा पूरा। 120 मिनट के बाद डीएक्टिवेट होगा, मतलब ये 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो मान लो अभी आपने एक्टिव करके आप चले गए शॉपिंग करने के लिए आप चले गए, आपको 3 घंटे वहाँ पे लग गए, ठीक है। तो 2 घंटे का पैसा तो फालतू का गया ना। तो इस पैसों को मैं बचा सकता हूँ। कैसे बचाऊँगा? मैं इस टाइम को कम कर दूंगा। मान लो मैं इनएक्टिव हूँ, मैं अगर काम कर रहा हूँ डेटाबेस के ऊपर तो फाइन, दैट इज़ फाइन। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट का रखूँगा इनएक्टिविटी। मान लो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं चला गया कहीं मार्केट, ठीक है, 3 घंटे के लिए, बट ये जो है ना 10 मिनट के बाद ऑटो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये मेरा सिर्फ 10 मिनट तक क्लस्टर एक्टिव मोड में रहेगा, उसके बाद इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो मेरा ये पैसा जो है ना वो सेव कर लेगा। तो इस वजह से आप इसको जितना कम रखो उतना बेटर है, ठीक है। मैं इसको चाहूँ तो 5 मिनट भी कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं 5 मिनट नहीं हो सकता, ये बिटवीन 10 एंड इतने 43,200 मीटर्स के मिनट्स के अंदर होना चाहिए। तो मैं मिनिमम जो होता है वो 10 मिनट आप रख सकते हो, ठीक है, मिनिमम 10 मिनट, ओके फाइन। मैं सजेशन यही करूँगा कि 1 मिनट के लिए भी अगर आप लैपटॉप छोड़ के जा रहे हो, काम छोड़ के जा रहे हो डेटाबेस का ना, तो आप क्लस्टर को डिसेबल कर लो 1 मिनट के लिए भी, आपको पैसा बचाना है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि ऑलवेज जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए डेटाब्रिक्स में तो आप ऑलवेज याद से क्लस्टर को डिसेबल कर देना। क्योंकि मैंने देखा है कई बार फ्रेशर्स क्या करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं, जब कंपनी में नए नए फ्रेशर्स ज्वाइन होते हैं ना, वो लोग भूल जाते हैं क्लस्टर को डिसेबल करना, जहाँ की उनको काफ़ी पे करना पड़ता है। इवन मैंने देखा है 54,000 तक भी कई बंदों ने पे किया है, गलती से मिस्टेक से उन्होंने क्लस्टर को डिसेबल नहीं किया, उसकी वजह से उनको बहुत सारे पैसा देना पड़ा है। तो हमेशा मैं ये सजेस्ट करो ऑलवेज काम ख़त्म होने के बाद आपने क्लस्टर को डिसेबल कर लेना है, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है।
अब ये INR में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आपको बताऊँ। ये तो DBU पर आर है, ठीक है। मैं इसको INR में कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ पे ना आप गौर से देखो, सिंगल नोड मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है। सिंगल नोड मैंने सेलेक्ट करा है तो मुझे सिर्फ इतनी ही ऑप्शन देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको मल्टी नोड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, चलो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। देखो मल्टी नोड के जब मैंने सेलेक्ट किया ना तो मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है वर्कर नोड कितने होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वर्कर नोड। देखो बेसिकली जब काम स्पार्क पे जब भी काम होता है ना तो ये स्पार्क जो अपना है ये मास्टर एंड स्लेव के आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो मास्टर नोड जो क्या होता है वो स्लेव नोड को काम देता है, ठीक है। तो स्लेव इन द सेंस वर्कर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मास्टर वर्कर को बोलेगा कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये वाला वर्कर ये काम करेगा, वो वाला वर्कर ये काम करेगा, वो वाला वर्कर ये काम करेगा। तो स्प्लिट कर देता है काम को, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने वर्कर मिनिमम होंगे, कितने वर्कर मैक्सिमम होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब मान लो आप 100 GB डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो, ठीक है, 100 GB के डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो। अगर आप सिंगल नोड में जाओगे तो आपका एक ही नोड पूरा 100 GB के डेटा को प्रोसेस करेगा। बट मल्टी नोड में अगर आप जाओगे तो उस 100 नोड को स्प्लिट हो जाएगा। कितने वर्कर्स में आप चाहते हो कि 10 वर्कर उसको डिवाइड कर ले, ठीक है। तो 10-10 GB का टास्क मिलेगा एक वर्कर को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ मैं, ठीक है, काम को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक वर्कर को सिर्फ मैं 10 GB का काम असाइन कर रहा हूँ, अदर वर्कर को 10 GB का। इसी तरह टोटल मेरे पास 10 वर्कर है, 10-10 GB मैंने दे दिया, 100 GB मेरे को काम करके दे देंगे। तो जल्दी देंगे ना। अगर मैं सारा काम एक ही बंदे पे बोल दूँ कि भाई तू ही कर सब कुछ, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो इसीलिए वर्कर नोड का ये कॉन्सेप्ट लेकर आया मल्टी नोड में, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए मैं सिंगल नोड ही सेलेक्ट करूँगा एंड इसको तो मैं कम करूँगा 10 मिनट के लिए, ठीक है। ओके कूल। तो ठीक है, मैं INR में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो अभी 2 कैसे हो गया। अच्छा चलो, एक्सेलरेशन को मैं फोटोन को मैं डिसेबल कर देता हूँ। 1 DBU पर आर है, ठीक है। मैं क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में, तब तक मैं आपको ना ये दिखाता हूँ। गूगल पे जाता हूँ एंड अज़ोर डेटाब्रिक्स प्राइसिंग, ठीक है। तो देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की पेज है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड यहाँ पे आप प्राइस चेक कर सकते हो। तो टीयर जो है हमारी स्टैंडर्ड टीयर है, ऑल पर्पस कंप्यूट हमने किया था एंड रीजन हमने रखा था साउथ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में मैं देख लूँगा साउथ इंडिया एंड मैं इसको कन्वर्ट करूँगा INR में, ठीक है, इंडियन रुपीज़। एंड मंथली नहीं, मेरे को चाहिए आर्ली बेसिस। ओके फाइन। तो अब देखो कि प्राइसिंग कितनी आती है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट करा था ओके ऑल पर्पस कंप्यूट, ठीक है। तो ये लगभग आपको 33.34 पर DBU पर आर लगेगी, ठीक है। पर DBU पर आर हमारा कितना है 1 DBU पर आर, ठीक। उसके हिसाब से आपको 33.64 रुपीज़ पर आर लगेगी। को अगर और डिटेल्स में अगर आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना सीरीज़ आप चेक कर सकते हो। तो मैंने कौन सा सीरीज़ रखा है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड D4DS वर्सन V5, ठीक है, D4DS। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। हाँ देखो D4DS वर्सन 5, जिसमें आपको मिलेगी 4 वर्चुअल CPU, 16 GB ऑफ रैम। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो 16 GB ऑफ रैम। हमारे पास एक ड्राइवर नोड है, वर्कर नोड एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सिंगल नोड सेलेक्ट किया है। अगर मैं मल्टी नोड सेलेक्ट करता तो मुझे वर्कर नोड भी मिल जाते, बट सिंगल नोड के केस में सिर्फ आपको क्या मिलेगी, ड्राइवर नोड, वर्कर नोड आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैच कर रहा है। 1 DBU काउंट, हाँ 1 DBU ही है ना। देखो 1 DBU पर आर, तो आपको प्राइसिंग इतनी लगेगी। देखो 33.631 पर आर। तो मतलब 1 घंटे में आपको इतना पैसा लगेगा। तो मान लो आप अपने क्लस्टर को 5 घंटे तक ऑन कर लिए, तो आप डिवाइड कर लो मल्टीप्लाई बाई 5, 10 घंटे तक ऑन करके छोड़ दिया, आप कहीं चले गए घूमने के लिए 10 घंटे तक,
ठीक है, पहाड़ पर्वत पे आप जाके घूम रहे हो, आप क्लस्टर ऑन करके चले गए, या फिर रात को आप काम कर रहे थे डेटाब्रिक्स पे, आप क्लस्टर ऑफ करना आप भूल ही गए, ठीक है, डिसेबल करना आप भूल गए, सुबह उठ के आप चेक कर रहे हो तो ओ माय गॉड आपके क्लस्टर रातों भर ऑन थे। तो रात में मान लो आप 7-8 घंटे सो रहे हो, तो डिवाइड आई मीन सॉरी मल्टीप्लाई कर लो उतना, तो उतना पैसा आप फालतू का दिए ना, आप काम तो कर रहे थे नहीं पर फिर भी आप फालतू का दे रहे हो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी आप काम ख़त्म कर लो ना, तो याद से, चाहो तो आप अलार्म लगा लो, लेकिन याद से आप डिसेबल कर लेना, तो इतना पैसा रुपीज़ आपको लगने वाला है। ठीक, तो अब चलते वापस से देख लेते हैं हमारी क्लासेस क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ओके, सो हमारी क्लस्टर रेडी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है क्लस्टर इज रनिंग। ओके, तो फाइन, हमारी क्लस्टर रनिंग है एंड मैं रीसेंट में जाऊंगा। रीसेंट में जाने के बाद अगेन से मैं वो वाला फाइल को ओपन कर लूंगा एंड इस फाइल को अब मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो करेक्ट में, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और ये मेरी क्लस्टर सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये मेरे को आउटपुट रिटर्न करेगा हेलो विश्व। ओके, फर्स्ट टाइम जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स ये बहुत फास्ट है पाइस पार्क, ठीक है। तो देखो ये मेरे को आउटपुट मिल गया है। अब मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर लूंगा कंट्रोल लेटर, देखो ये कितना फास्ट, वेलकम टू विदीप एकेडमी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले तो क्लस्टर क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आप ये रन कर सकते हो, जो भी आपकी स्पार्क सीक्वल यूज कर लो या फिर पाइस पार्क यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। तो ये जो क्लस्टर हमने क्रिएट किया, देखो ये ऑल पर्पस कंप्यूट हमने क्रिएट किया, जॉब कंप्यूट अपन क्रिएट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हुआ। जब भी आप जॉब को रन करोगे ना, ठीक है, तो उस दौरान ये क्रिएट होगी एंड जब भी आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जॉब के बारे में, वर्कफ्लो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड इसके बाद ये सब चीज मैंने आपको डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपको सीक्वल की कुछ चीजें मिल जाती है, सीक्वल एडिटर हो गई, सीक्वल क्वेरीज हो गई, ठीक है। ये सब चीज अपन बाद में देखने वाली है। यहाँ पे आप सीक्वल की क्वेरी लिख सकते हो, जो भी हाई मेटा स्टोर के अंदर जो भी टेबल आपने क्रिएट करोगे, आप करोगे गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, है ना, तो उसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी वगैरह लिख के आप डेटा वगैरह देख सकते हो, ठीक है। करंट ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेरीज है, डैशबोर्ड है एंड ये अभी नई चीज आई है, अलर्ट वगैरह आप चाहो तो सेट कर सकते हो, अलर्ट वगैरह, हिस्ट्री वगैरह आप चेक कर सकते हो। वेयर हाउस यहाँ पे है, ये वेयर हाउस भी आप यूज करोगे बाद में गोइंग फॉरवर्ड। डेटा इंजीनियरिंग ये कुछ चीजें हैं, जैसे जॉब रन हो गए, डेटा इंजेक्शन हो गए, डीएलटी डेल्टा लाइफ टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस में, ये आने वाले ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देन मशीन लर्निंग की कुछ चीजें हैं, मैं मशीन लर्निंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आप हो तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं डेटाबेस यूआई के अंदर। तो ज्यादातर आप वर्कस्पेस पे काम करोगे, रिसेंट पे काम करोगे, मैंने मतलब इन सब टैब पे आप काम करोगे, ठीक है। कैटलॉग पे क्रिएट करोगे जब आप टेबल वगैरह क्रिएट करोगे एंड कंप्यूट पे आप काम करोगे जब आप क्लस्टर वगैरह आपको क्रिएट करनी हो। तो फिलहाल के लिए मेरी जो क्लस्टर है वो रनिंग स्टेट में है, मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ, कुछ रन वन कर रहा हूँ नहीं। तो इसी तरीके से आप एक नोटबुक वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। नोटबुक में अंदर आप पाइस्पार्क के कोड लिख सकते हो या फिर स्पार्क सीक्वल के कोड लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए पाइथन सिलेक्टेड है, आप चाहो तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आप बदल सकते हो, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में अपन डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, पर ये सब कुछ मैं आपको अज़ोर डेटाबेस के अंदर नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फालतू का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हर मेरा तो ये फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं है, मैं तो पे एज यू गो ऑप्ट किया था। जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो मैं पे एज यू गो ही यूज कर रहा हूँ, मेरा ये फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं है, तो मुझे हर बारी पैसा पे करना पड़ेगा फालतू का क्लस्टर, क्योंकि मैं ऑन करूंगा। तो इसके लिए मैं अज़ोर डेटाब्रिक्स यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी का फ्री एडिशन, ठीक है, जो कि हमें फ्री में देता है सब कुछ। वहां पे आप क्लस्टर भी फ्री में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अज़ोर डेटाब्रिक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, डेटाब्रिक्स आप करना चाहते हो पर अज़ोर पे नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली आप बस स्पाइस पार्क की आप बस प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर स्पार्क सीक्वल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, बट आप नहीं चाहते हो कि अज़ोर पे आप करो, तो आपके लिए वो सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं भी उसी को यूज करने वाला हूँ। देखो चीजें सेम ही होती है, ऑलमोस्ट चीजें आपको सेम मिलेगी, जो भी स्पाइस पार्क की कोडिंग आप यहाँ पे रन करोगे सेम चीज वहां पे वो रन हो सकती है, ठीक है। कुछ चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्या चीजें अवेलेबल नहीं है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए आप पैसा दे रहे हो, वहां पे आप फ्री करोगे तो ऑब्वियसली कुछ चीजें वो रिमूव करके रखे हुए हैं, जैसे डीएलटी डेल्टा लाइफ टेबल आपको नहीं मिलेगी, यूनिटी कैटलॉग वहां पे नहीं मिलेगी, बट ठीक है। अभी तो यूनिटी कैटलॉग डेल्टा लाइफ टेबल पे अपन काम नहीं कर रहे हैं ना, नॉर्मल सा चीजें अभी सीखने वाले, तो उसके लिए फ्री वाला कम्युनिटी एडिशन अपन यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन
ये देखेंगे कि फ्री में कैसे क्या क्रिएट करेंगे एंड उस पे पाइस्पा की कोडिंग करेंगे। ठीक है, ये मत समझना कि मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूँ, सेम चीजें सेम होगी, बट मैं अजोर डेटाबेस नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल नॉर्मल डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन आपको बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।